हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम हमारा जो इंडियन कोड, जो कल की क्लास रहेगी आपकी, उसमें हम इंडियन पीनल कोड डिस्कस करेंगे। तो आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस हैं, ट्राइबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइबल जितने भी ऑफेंसेस हैं जो कि पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम उठा के देखें एमपीसीजे के, तो वहाँ जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्रिमिनल जजमेंट में रिलेटेड टू फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड रिलेटेड टू 40 मार्क्स ऑफ जजमेंट, तो उसमें जो भी आपके ऑफेंसेस हैं ट्राइबल बाय जेएमएफसी, तो मैं वो सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। और उससे रिलेटेड फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जैसे कि 294 सेक्शन 323, 324, 325, सेक्शन 403, 405, 457, 451, 452, तो ये सारे प्रोविजन जो हैं सीआरपीसी के, उन्हें हम अपने इंडियन पीनल कोड के ये सारे प्रोविजंस हैं जिनमें ये ट्राइबल बाय जेएमएफसी हैं ये सारे। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइबल हैं और इनका ट्रायल जेएमएफसी कोर्ट में ही चलेगा। मैजिस्ट्रेट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट और अदर देन पुलिस रिपोर्ट, क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसा, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपनी आगे वाली क्लासेस में। और आज का हमारा बेसिकली, और उसके बाद थर्ड क्लास जो इंट्रोडक्शन की है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शंस के वही और प्रोविजन डिस्कस करेंगे जिससे आपका एक जजमेंट जो है वो एक बेहतर तरीके से आप लिख पाओ। एंड उसके बाद जो भी केस लॉज हैं, जहां भी कुछ ऐसा, केस लॉज का भी ऐसा है कि जजमेंट में आपको इतने सारे केस लॉज नहीं डालने हैं कि आपका जजमेंट 3 घंटे में कंप्लीट ना हो पाए। हमें ऐसा भी नहीं करना है कि अच्छा करते करते हमारे साथ बुरा हो जाए, कि हम उसमें इतना अच्छा लिखने की सोच रहे हैं कि हम केस लॉस डालें, रिसेंट केस लॉस डालें अपने जजमेंट में, तो पता चला कि आपका जजमेंट ही पूरा नहीं हुआ। आप अपना जजमेंट कंप्लीट कर लें। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज सिविल 10 मार्क्स, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्रिमिनल 10 मार्क्स, 40 मार्क्स जजमेंट ऑफ क्रिमिनल, 40 मार्क्स जजमेंट ऑफ सिविल। अगर आप ये पूरा पेपर अपना 3 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं, यही एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, क्योंकि लोगों के सब्जेक्ट्स और जो लोगों के जजमेंट का पेपर है वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज अपनी क्लास का जो फोकस है वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो एक आप अपना रजिस्टर या पेज जो भी है लेकर बैठें और जो भी है और अपने नोट्स बनाएं वहाँ पर, और जहाँ भी कोई डाउट है तो उसे आप मेंशन कर लें। इस क्लास के लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। So here in front of you the code of criminal procedure। आप अपने इंडेक्स में वेयर एक्ट के या फिर आप अपने जो भी नोट्स हैं बनाएंगे इसमें, इससे रिलेटेड जजमेंट के, उसमें आप ये नोट कर लें कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि सीआरपीसी में दिए गए हैं और जजमेंट में उनका यूज है, और किस तरह यूज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ यूज होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जजमेंट का दे देता हूँ कि किस तरह जजमेंट का फॉर्मेट है क्रिमिनल जजमेंट का। इस पे एक वीडियो बन चुका है यूट्यूब पर, शॉर्ट वीडियो, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। पर वहाँ आपको रेफर अगर नहीं करना है तो मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, ये पर्टिकुलर जजमेंट की क्लासेस हैं और इनमें सब कुछ आपका एक विस्तार रूप से डिस्कस होगा, ना कि संक्षिप्त रूप से। समरी वे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे हम। डिस्कशन आपको जो भी पूछना है मैं आपको जो भी करवाऊंगा, जो भी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, हर एक पैराग्राफ है जजमेंट का, उस पर आपका पूरा एक लेक्चर और एक कहते हैं ना कि स्पून फीडिंग, मैं आपको वो करूंगा, क्योंकि जजमेंट में वही जरूरत है बच्चों को। आप जजमेंट पढ़ लेते हैं, आपने कई सारी बुक्स खरीद ली होंगी, परचेज कर ली होंगी, आपको समझ नहीं आएगा वहाँ कौन सा फैक्ट किस सेक्शन में कहाँ से, कौन सा स्टेटमेंट कहाँ एविडेंस एक्ट में रिलेवेंट है, क्या इसकी एडमिसिबल वैल्यू है, आप उसको एडमिसिबल कर रहे हैं अपने कोर्ट में तो क्या एक ग्राउंड है आपके पास, वो जो भी कोई स्टेटमेंट है या कोई एक्ट है, अक्यूज्ड का एक्ट है या किसी विटनेस का एक्ट है, वो कहाँ रिलेवेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अपने जजमेंट की क्लासेस में।
आपको ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ऊपर से एक इंट्रो देता जाऊंगा और ऐसे और बस आगे बढ़ गया और बस आपको समझ आया या नहीं आया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सब कुछ एक स्पून फीडिंग करवाऊंगा और पूरा जजमेंट आपको पैरा वाइज बिल्कुल लिखवाऊंगा। उसके बाद फिर आपका एक प्रैक्टिस पेपर डेली जो भी है मैं डिस्कस डिस्कस करूंगा उसको, उसकी प्रॉब्लम, और उसके बाद आपको होमवर्क के लिए वो जजमेंट लिखने को दूंगा और आप वो जजमेंट फिर लिखें और फिर मुझे उसको सेंड करें, मैं आपको उसमें करेक्शन करके वो भी डिस्कस करेंगे अपन। तो एक थोड़ा सा एक ट्रायल आप देख लीजिए एक जजमेंट फ्रेमिंग का। इसको हम स्टार्ट, वैसे तो हमें ये करना चाहिए सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट पढ़ने के बाद, पर फिर भी मैं एक आपके माइंड में ये डाल दूं कि जजमेंट का फॉर्मेट क्या रहता है और कैसे। क्योंकि जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड होंगे जिन्होंने अभी मेंस दिया है या फिर जो प्री में कुछ मार्क्स से रह गए थे, 2 3 4 5 मार्क्स से, और जो अब अच्छी और मेहनत करेंगे फिर उनका सिलेक्शन होगा और वो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, तो इन सब के लिए मैं आपको थोड़ा एक अभी इंट्रो दे रहा हूँ जजमेंट का किस तरह रहता है क्या। और उसके बाद, वैसे ये इंट्रो मैं आपको बता रहा हूँ तीनों सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बाद देना चाहिए, पर फिर भी आपके एक माइंड में बैक ऑफ माइंड ये रहना चाहिए प्रोविजन डिस्कस करने वो कहाँ यूज होगा। ओके, तो सबसे पहले कोर्ट का नेम है, उसके बाद है और हुआ है, उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड पे कुछ ये इंफॉर्मेशन हैं यहाँ पर। अगर आप प्रेजेंट में देखेंगे हाई कोर्ट की वेबसाइट से क्रिमिनल जजमेंट किसी का निकालेंगे ट्रायल कोर्ट का, जेएमएफसी का, तो यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन हैं। सीएनआर नंबर, लाइक आरसीटी नंबर, सीआईएस नंबर, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, पुलिस स्टेशन। तो ये सब आपको इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 2 या 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है नेसेसरी वही आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सीआईएस नंबर लिखा और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो सारी चीज नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन यहाँ जो रहती है वो दे देनी है और हमें ये बता देना है कि हाँ हमें पता है कि यहाँ क्या क्या मेंशन किया जाता है। नाउ फिर आते हैं पार्टीज नेम के पास। तो पार्टीज नेम से रिलेटेड मैंने आपको ये बताया है इस वीडियो में जो कि यूट्यूब पर है कि क्यों हम इसको स्टेट ऑफ एमपी यहाँ स्टेट का नाम लिखते हैं थ्रू एसएचओ और एंड द पुलिस स्टेशन नेम एंड डिस्ट्रिक्ट नेम। उसके बाद वर्सेस में ये प्रोसिक्यूशन है और आपको पता है कि ऑफेंस हमेशा स्टेट के अगेंस्ट में होता है। और क्यों होता है स्टेट के अगेंस्ट में? एनीवन वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग बिकॉज somebody unmute your mic. ओके, कंटिन्यू। तो जजमेंट में क्या है कि स्टेट को पार्टी हम क्यों बनाते हैं और एक अक्यूज के अगेंस्ट में, ये अक्यूज से रिलेटेड ये एक क्रिमिनल जजमेंट का और क्रिमिनल लॉ का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है कि हम अक्यूज्ड को एक इनोसेंट पर्सन प्रिज्यूम करेंगे कब तक, जब तक कि उसके अगेंस्ट में ऑफेंस प्रूव ना हो जाए। तो ये प्रिंसिपल है, वो क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता, इस प्रिंसिपल को भी मैं डिस्कस करता हूँ अभी। तो ये जो स्टेट है ये प्रोसिक्यूशन होता है, इसके स्टेट के अगेंस्ट में ऑफेंस होते हैं, जो कि स्टेट की वही स्टेट है जो कि डेफिनेशन आपको आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और ये पार्टी का नेम है, इसके लिए आप, मैंने यूट्यूब वीडियो में भी बताया है कि आर्टिकल 300 इसमें आप रेफर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको यहाँ आर्टिकल लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपके इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ स्टेट का नाम क्यों लिखते हैं। ओके, तो और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें किसके अगेंस्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में है। ओके, तो वो आपको पता होगा। तो जैसे कि आर्टिकल 21 है, ये क्या कहता है कि नो पर्सन शेल डिनाई द पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। तो यही कि अगर और आर्टिकल 21 ही वायलेट होता है इंसान का अगर उसके साथ कोई ऑफेंस होता है, क्योंकि इसमें एक राइट है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, यस आस्क। सर ये स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है सर। ब्लैंक दिख रही है? हाँ, एक तरफ आप तो दिख रहे हैं, पर जो व्हाइट वाली स्क्रीन दिखना चाहिए उसमें कुछ दिख नहीं रहा है। ओके ओके, नाउ हाँ, आप दिख रहा है। ओके।
Thank you. Okay, sir. The format of first page of judgment. Discussing this. ओके, तो ये स्टेट जो है पार्टी जजमेंट में प्रोसिक्यूशन है, और क्यों है ये मैंने डिस्कस किया आपके साथ। उसके बाद वर्सेस में अक्यूज्ड का नाम, नेम एंड द सन ऑफ, फादर्स नेम जो भी है, और एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस उसका। तो यहाँ आरोपी का नाम आता है और पिताजी का नाम, और उसके बाद एज उसकी। उसके एज के लिए मैंने ये भी बताया था कि आप उसके एज के लिए, हमें एज क्यों अक्यूज की जरूरत है उसकी एज जानने की, वो इसलिए क्योंकि हमारे लॉ में कुछ ऐसा एज अक्यूज का बताया गया है, कोई ऐसे पर्सन्स का जो अपराध करते हैं जो कि अपराध ही नहीं है लॉ में, उनका ट्रायल ही नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे पर्सन को आप कोर्ट के सामने लाएंगे तो अगर उसका एज पता होगा हमें क्या है क्या नहीं, और अगर कोई माइनर है, कोई जुवेनाइल है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक एज दी गई है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो जुवेनाइल बोला जाएगा या उसे जुवेनाइल कहा जाएगा। और जुवेनाइल जो पर्सन है वो जब आरोपी होता है, जो वो जब ऑफेंस करता है, तो उसे अक्यूज्ड नहीं बोलते, उसे जुवेनाइल कन्फ्लिक्ट विद लॉ बोलते हैं। तो एक वहां भी है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे ने अगर कोई अपराध किया है तो उसका ट्रायल कैसे होगा, तो उसके लिए भी एज की आवश्यकता है। एंड और ये देखते हैं कि जब किसी इंसान का कन्विक्शन होता है किसी अक्यूज्ड का, और उस टाइम एक अक्यूज लर्नेड काउंसिल है, वो एक करते हैं कोर्ट से कि अक्यूज्ड को प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाए, है ना। प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाए तो उसमें कुछ एज दी गई सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी में, तो वो भी एज के लिए। तो ऐसा कुछ प्रोविजंस हैं हमारे क्रिमिनल लॉ में जिनमें हमें अक्यूज्ड की एज की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए यहाँ एज भी मेंशन करनी है। और ऑक्यूपेशन, वो क्या कमाता है, क्या करता है, कहाँ से उसकी अर्निंग है। अगर उसे ऑफेंस अगर उसने किया है तो आप एक पेनाल्टी इम्पोज करेंगे उस पर, तो वो पेनाल्टी एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, उसके ओहदे के स्तर से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इंसान कमा रहा है 5,000, 10,000, 8,000 रुपए महीना और कोर्ट ने उस पर पेनल्टी लगा दी 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ऐसा नहीं हो सकता। और जैसा कि हम जानते हैं कि जेएमएफसी को 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाने की पावर है, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते फाइन वो। नाउ कम टू एड्रेस। और एड्रेस इसलिए आवश्यकता होती है कि हमें अगर उस इंसान के अगेंस्ट में वारंट या समन भेजना है तो आप किस उस पर भेजेंगे, और उसे कस्टडी में लेना है, बुलाना है। जब वो अगर वो बेल पर है तो उसे उसको बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करके उसको अक्यूज्ड को कोर्ट के सामने लाना है, तो आप किस एड्रेस पर अपना मैसेज सेंड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ एड्रेस भी जरूरी है। तो ये जो है जो एक नेसेसरी पार्ट है अक्यूज्ड के, तो ये सिर्फ ये 5 जो नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मेंशन करना है जब आप जजमेंट लिखेंगे। बिल्कुल आप ये याद कर लीजिए, आपको इसी तरह ये आप वहां पर मेंशन है। उसके बाद आते हैं लर्नेड काउंसिल प्रेजेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट एंड ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। तो वहां आप इनका नाम लिख सकते हैं, वेदर मेल और फीमेल जो भी है, और उनका। तो ये आपका फ्रंट पेज है, इसमें किसी व्यक्ति को कोई डाउट है या कुछ तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है, किसी भी स्टूडेंट को। अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। एक फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में आपके, मैंने इसको 3 पैराज में बांटा था फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस को। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लिए सेक्शन है सेक्शन 211 टू 223, इसके आपके लिए चैप्टर 17 ऑफ सीआरपीसी रेफर करेंगे आप, उसमें आप ये पढ़ेंगे। और आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लिए सेक्शन 211, 212, 213 एंड 214, 211 से 214 तक आपको सेक्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि वही आपके फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में यूज होंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अभी। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में 211 से 214 तक, तो उनकी लैंग्वेज आप देखिए, मैं अभी उसको डिस्कस भी करूंगा, सीआरपीसी अभी डिस्कस करेंगे अपन इंट्रोडक्शन में। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में हम अगर किसी अक्यूज्ड को या कोई जेएमएफसी है, वो कोर्ट का नाम या अक्यूज्ड का नेम और अक्यूज ने जो एक्ट किया है उसका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑफेंस committed by the accused and against whom the name of victim
एंड एट विच प्लेस, एट व्हाट टाइम। तो ये सब कुछ मेंशन हम चार्ज में करते हैं, जिससे कि ये पता चले। अक्यूज्ड को भी आप जब सुनाएंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्या अपराध किया, किस जगह किया, किस स्थान पर किया, किस समय किया, किसके विरुद्ध किया, और आपके अगेंस्ट में कौन सी धारा अधिरोपित की है, चार्ज आपके अगेंस्ट किया जाए, और आपको किस लॉ के अंडर आपको ये जो ऑफेंस है, ये जो एक्ट है, वो किस लॉ के अंडर पनिशेबल है। तो ये आपके तीनों पैराज में मेंशन रहेगा। उसके बाद हम जाते हैं लास्ट में जजमेंट के पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द पैरा 1 there should be the introduction of charges or the offense committed by the accused person, against whom and at what place, time and date। ये सारा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज में आएगा, एंड अंडर विच सेक्शन एंड अंडर विच लॉ। ओके, तो ये आपका सारा इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज में आएगा। इसकी लैंग्वेज क्या होगी ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको इसके अंदर के प्रोविजंस या एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको एक इंट्रो बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन एक बता रहा हूँ कि एक जजमेंट में क्या होता है और क्या क्या हम उसमें मेंशन करते हैं। तो आप जब जजमेंट पढ़ने जाएं, उससे आपको ये पता हो उससे पहले कि जो मैं बात कर रहा हूँ, जो सर बात कर रहे हैं जिस प्रोविजन की, जिस पैराग्राफ की, तो वो किससे रिलेटेड है। जैसे मैं आपसे बात करूंगा आगे चल के कि सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी, तो आपको ये पता होगा कि 313 ऑफ सीआरपीसी का यूज कहाँ हो रहा है जजमेंट में, किस पैराग्राफ में हो रहा है। तो पैरा नंबर 4 में हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर, स्क्रीन विजिबल है सामने, मुझे कंफर्म करिए। पीपीटी है, जजमेंट का पेज है। कोई भी स्टूडेंट प्लीज, मे यू प्लीज कंफर्म मी। यस सर, आपके सामने पीपीटी आ रही है ना, ओके, थैंक यू। इसीलिए मैं आपसे ये सारे पैराग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ कि जब मैं जजमेंट आपको बताऊं, जब मैं जजमेंट आपको लिखवाऊंगा और ये पैराग्राफ के से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, जो भी नॉलेज आपको शेयर करूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ से रिलेटेड बात हो रही है, किस पैराग्राफ से रिलेटेड। पता चला मैं वहां पैरा 3 की बात कर रहा हूँ और आप ये सोचेंगे कि पैरा 3 क्या है, तो आप इसे ये नोट डाउन कर लें और मैं इसको आपके साथ शेयर भी कर दूंगा पीपीटी को, तो वहां आप देख सकते हैं। और जजमेंट से रिलेटेड जो आपके पास बुक्स हैं वहां भी दिया गया है, तो वहां पे आप एक रेफर कर सकते हैं इसको। नाउ कम टू पैरा 2। इसमें अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स आते हैं, जैसा कि हमें पता है कि अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड एज पर सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अब यहाँ अक्यूज जो ये जो क्रिमिनल लॉ की बात हो रही है, क्रिमिनल जजमेंट है यहाँ पर, अगर एफआईआर को बाय नेम रजिस्टर्ड करवाया गया है, तो बाय नेम मतलब क्या कि किसी भी आरोपी ने हमारे विरुद्ध ये अपराध किया है, मैं एफआईआर करवाने जा रहा हूँ, या ए जो है वो बी के अगेंस्ट में एफआईआर करवाने जा रहा है पुलिस स्टेशन, और वो बताता है कि सर बी ने इस समय मेरे घर आकर ताला तोड़कर चोरी की, या मैंने इसको देख लिया था, या पड़ोसी ने इसको देखा था भागते हुए वहां पर, और हम इसको जानते हैं। ओके, या फिर कोई अननोन पर्सन होगा, अननोन पर्सन होगा तो फिर वो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो इंसान कौन है, और एक अननोन के अगेंस्ट में ही एफआईआर होगी, वहां किसी नेम बाय नेम एफआईआर नहीं हो सकती। ओके, तो जहां बाय नेम एफआईआर है तो वहां आपको लिखना है कि दिस इज अनडिस्प्यूटेड फैक्ट का जो पैरा है वहां आपको लिखना है कि द अक्यूज्ड पर्सन, द कंप्लेनेंट एंड द अक्यूज्ड पर्संस आर वेल नोन ईच अदर। वो आप एक दूसरे को जानते हैं, और हमें अब ये आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि अक्यूज्ड को आप पहचान करवा रहे हैं एज पर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वहां उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद पैरा 3, ब्रीफ ऑफ प्रोसिक्यूशन केस। प्रोसिक्यूशन के केस को ब्रीफ में लिखना है आपको। इसमें आप क्या क्या मेंशन करेंगे, इसमें कोई भी स्टोरी जो आपको प्रॉब्लम में दी गई है, पूरा स्टोरी नहीं आपको उतारना है एज पर जो भी आपको प्रॉब्लम दिया गया, पूरा एज इट इज आपको मेंशन नहीं करना है वहां, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। आपको सिर्फ उसमें से एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो भी आपकी जरूरत के हैं, सिर्फ आपको वही रखना है। जैसे कि अक्यूज्ड, द डेट ऑफ ऑफेंस, द place of offense and the time, and against whom the offense was committed and by whom accused जो भी है, और
वो इंफॉर्मेशन या जो भी आसपास के आपके अगर प्रॉब्लम में ऐसा कुछ लिखा है तो, वरना आपको ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना है। सिर्फ आपको ऑफेंस का डेट, नेम, प्लेस, उसके बाद ये बोलना है कि ए के अगेंस्ट में अगर ऑफेंस हुआ है तो ए गया कहाँ पर, पुलिस स्टेशन, उसने एफआईआर लिखवाई, तो एफआईआर लिखवाया तो किस सेक्शन, एज पर विच सेक्शन, तो उसने लिखवाया कि एज पर सेक्शन ऑफ सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, तो ये आपको वहां मेंशन कर देना है। उसके बाद वो जो एफआईआर लिखने पर पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, और पुलिस ऑफिसर कब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, ऑफेंस कैसा हो, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, जिसमें विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट के वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। मैं आप में से पूछ रहा हूं, कोई भी एक पर्सन मुझे ये बताए कि वो ऑफेंस कैसा, किस नेचर का होता है। ऑफेंस एट ऑफ नेचर or non-cognizable, in which the police officer has power to investigate the offence without permission of magistrate. सर आवाज नहीं आ रही थी सही से। क्वेश्चन पूछता हूं, ऑफिसर को एड में what happened? हेलो, am I audible? हाँ आ रही है। हाँ, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पुलिस ऑफिसर को किन अपराधों में ये पावर है कि बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कौन से ऑफेंस है? आप में से कोई मुझे बताएगा? अभिलाषा राठौर, अभिषेक, अक्षय, दीपक, संदीप, शमा, विनोद। यस अक्षय, you raised your hand, please tell me. Any one of you, do you know about this provision of CRPC? May you please unmute your mic and tell me. Sir, please repeat the question. Okay. My question is that in which offense or nature of which offense that the cognizable or non-cognizable, in which the police officer has power to investigate the offense without permission of magistrate. Sir, cognizable. Okay, good. यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। Thank you, sir. तो जैसे ही आप पावर है सर। ओके ओके ओके, हमें आंसर मिल गया है। चलो आगे बढ़ते हैं कि मैं कहा था ब्रीफ ऑफ प्रोसिक्यूशन केस पैराग्राफ 3 में, तो ऑफेंस जो भी है विक्टिम के अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ, वो जाता है एफआईआर करवाने पुलिस स्टेशन, और वहां ये बताता है सर मेरे अगेंस्ट में ये अपराध इस समय इस डेट को या इस व्यक्ति ने किया है, और वो एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर के द्वारा। ओके, वो किस सेक्शन के में कि 154 ऑफ सीआरपीसी। ओके, तो ये आप वहां मेंशन करेंगे। और उसके बाद 173 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी, उसमें क्या होता है, उसमें पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है पुलिस ऑफिसर और पुलिस स्टेशन बिफोर द मैजिस्ट्रेट। उसमें क्या क्या मेंशन होता है, उसमें एफआईआर, उसमें 168 स्टेटमेंट, 162 स्टेटमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन और सब कुछ जो भी है, सेक्शन 173 सीआरपीसी। तो मैं यही पूछ रहा था कि पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट मजिस्ट्रेट के परमिशन के पावर है इन्वेस्टिगेट करने की, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, तो फिर वो क्या करेगा, वहां इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा, और उस इन्वेस्टिगेशन में से जो भी मिलता है वो पुलिस रिपोर्ट में मेंशन कर देगा, और पुलिस रिपोर्ट कहां सबमिट करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने, एज पर सेक्शन 173(2) ऑफ सीआरपीसी।
तो ये आपको वहां मेंशन करना है। फिर मजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेगा एज पर सेक्शन 190 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद मजिस्ट्रेट को लगेगा, मजिस्ट्रेट ये देखता है ये ट्राइबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, ओके, और ट्राइबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, तो और ऑन पुलिस रिपोर्ट है, ये ऑफेंस जो है वो रजिस्टर्ड किया गया है और कोर्ट ने ये कॉग्निजेंस लिया है, ऑन पुलिस रिपोर्ट लिया है, तो आप मेंशन करेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ओके, द ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट, इसके प्रोविजंस है सेक्शन 238 से 243 तक, तो इनमें हमने ट्रायल चलाया, ये कोर्ट वहां पर मेंशन करेगा। तो ये जो 4 प्रोविजंस है आपके, ये पैरा 3 में डिस्कस होंगे। हम इसको विस्तार रूप से आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन कर लेंगे तब। उसके बाद पैरा 4 में आता है सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी, इसमें अक्यूज्ड को एक्सप्लेन किया जाता है कि आपके अगेंस्ट में ये चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ओके। उसके बाद अक्यूज्ड जो है रिप्लाई में बोलता है कि सर ये जो है वो सारे चार्जेस जो है वो फॉल्स हैं, मैं कुछ नहीं किया हूं, आई एम इनोसेंट, आई एम फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन दिस केस। तो ये आपको मेंशन करना है पैरा 4 में, ये डिफेंस ने जो भी कुछ कहा, ओके, इंक्वायरी के टाइम। उसके बाद आता है पैरा 5 पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। इसमें जैसे कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज सिविल केसेस में होता है, उसी तरह पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन क्रिमिनल केसेस में रहते हैं। हमें ये वहां पर कोर्ट ये लिखता है कि वेदर द अक्यूज्ड पर्सन हैज कमिटेड दिस ऑफेंस, और अंडर सेक्शन का नाम और लॉ वहां नहीं लिखा जाता है, वहां सिर्फ एक ऐसा पार्ट दर्शाया जाता है जिसमें कि एक अक्यूज्ड का इंटेंशन और मोटिव दिख रहा हो। सो if the offense is punishable or under section 323 or 324 of IPC, okay, if the offense is related to hurt, तो वहां पर क्या है, whether, वहां क्या लैंग्वेज होगी कि whether the accused person has committed this offense voluntarily, है ना, और in furtherance of convention with some other person, तो फिर वहां हम रीड विद 34 पढ़ेंगे आईपीसी का। तो इस तरह एक लैंग्वेज आपकी फ्रेम होगी पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन में। तो जितने भी अपराध वो करता है उन अपराधों का पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन बनाया जाएगा। उसमें आप क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं ये आपके जजमेंट में आगे डिस्कस होगा। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम आगे इसमें करने क्या जा रहे हैं तो आप जजमेंट कैसे लिख पाएंगे। फ्रेमिंग ऑफ इशूज क्यों बनाए जाते हैं, क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, क्यों फ्रेम किए जाते हैं इशूज सिविल केसेस में, इसलिए क्योंकि आगे जो जजमेंट आपका जा रहा है वो किस वे में जाएगा, आप वहां क्या सर्च कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट जो है क्रिमिनल ट्रायल में और जज सिविल जज जो है सिविल ट्रायल में क्या सर्च कर रहा है, उसका एम क्या है जजमेंट में, जजमेंट लिखने का या जजमेंट करने का, तो वो सारे इश्यूज वहां सिविल केस में फ्रेम करता है और यहाँ पर क्रिमिनल केस में पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन फ्रेम किया जाता है, जिससे उसे पता हो कि अक्यूज ने कौन सा अपराध किया है और इस समय किया है और इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन विद अदर पर्सन किया है। तो ये सारी आपको इंफॉर्मेशन पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन मेंशन करके चलना पड़ेगा। उसने 294 का ऑफेंस किया, 323 का ऑफेंस किया और 506 का ऑफेंस किया, ओके। तो आपको 3 जो ऑफेंस किए हैं इन तीनों की आपको लैंग्वेज आना चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए, तभी आप पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन बना पाएंगे। जब आपको उसका लैंग्वेज नहीं पता होगा, 324 में क्या लैंग्वेज हुआ है यूज, 294 में क्या लैंग्वेज यूज हुई है आईपीसी के, आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, आप कैसे पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन फ्रेम करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको जो जो ऑफेंस बताऊंगा ट्राइबल बाय जेएमएफसी है आईपीसी के अंदर, वो सबको आपको लर्न करना है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में। जहां जहां मैं नोट डाउन करने का बोल रहा हूं वो आप प्लीज आप एक मेंशन कर लीजिए डायरी में, मैं आपको बराबर बोलता भी जाऊंगा और आपको ये पता होना चाहिए, वरना मैं और ऐसे बोलूंगा, ऐसे बात करूंगा कि आप फिर आपको ऐसा ना लगे कि ये कहाँ बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं कभी किसी ऑफेंस से रिलेटेड सेक्शन बताऊं और मैं आगे फिर लॉ नहीं बोल पाऊं बाय मिस्टेक, जैसे कि 313 की बात कर रहा हूं मैं, अब सीआरपीसी नहीं बोल पाऊं, तो आपको ये पता होना चाहिए 313 है तो सीआरपीसी के बारे में बात कर रहे हैं, इतना आपको एक नॉलेज रहना चाहिए जजमेंट पढ़ने आप जा रहे हैं।
और मैं अगर किसी अफेंस पनिशेबल अंडर आईपीसी की बात कर रहा हूं, तो जैसे 294, 506, ये क्या है, ये ज्यादातर ट्राइबल बाय क्या, ऑल आर द ऑफेंसेस ट्राइबल बाय द जेएमएफसी। तो मैं बार बार आपसे अगर ऐसा बोल सकता कि आईपीसी 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 ट्राइबल बाय जेएमएफसी जेएमएफसी, तो आप ये समझ जाएं कि ये किस लॉ के अंडर बात कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह ये सारे सेक्शंस हैं जो भी पनिशेबल अंडर आईपीसी हैं और ट्राइबल बाय जेएमएफसी है। मैं आपको पूरी लिस्ट भेज दूंगा आपको आने वाले क्लासेस में, उनको आप लर्न कीजिए उनकी लैंग्वेज। उसमें क्या होगा लर्न करें, तो फर्स्ट थिंग इज दैट आपका चार्ज फ्रेमिंग जो है वो परफेक्ट होगा, आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द सेकंड वन इज दैट पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन में आपको आपका वो भी परफेक्ट बनेगा कि आपको उसकी लैंग्वेज आती है। बच्चों से पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन क्यों नहीं बनते, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज नहीं पता ऑफेंस की क्या है। आखिर व्यक्ति वॉलंटरली कोई हर्ट कर रहा है किसी को कॉज बाय मीन्स ऑफ एनी थिंग, बाय मीन्स ऑफ लाठी, बाय मीन्स ऑफ नाइफ, बाय मीन्स ऑफ गन, बाय मीन्स ऑफ हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट, बाय मीन्स ऑफ हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये सारे लैंग्वेजेस नहीं पता है तो आप कैसे फ्रेम करेंगे, ना आप तो चार्ज फ्रेम करेंगे, ना आप पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन फ्रेम कर पाएंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट पैरा 6। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं फिर से पूछूंगा क्लास में अभी। कॉग्निजेबल 156 ओके। पैरा 5 तक किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज यू मे आस्क। हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बहुत ही धीमे चलना है। जजमेंट एक बहुत ही सेंसिटिव एक पेपर है, नो क्वेरी सर। चारों पेपर में। So Okay, please repeat para 5, point for determination. ओके, देखिए वैसे तो मैं इसको पूरा डिस्कस करूंगा, ये आपके सामने पैरा 5 यहाँ पर पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन है। वैसे मैं ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं ना, ये डिस्कशन मेरा है आपको तीनों लॉ पढ़ाने के बाद का। आपको सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट जो प्रोविजंस आपके जजमेंट से रिलेटेड हैं, इनको मैं आपको आने वाली क्लासेस में कल और द डे आफ्टर टुमारो एंड देन उसके बाद इन जो ये जो सेशंस हैं आने वाले, इनमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये सारे पॉइंट्स, ये सारे लॉ सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस। इसके बाद जो क्लास ना, उस इंट्रोडक्शन के बाद, तब आपको ये और अच्छे से समझ आएंगे प्रोविजंस। ये मैं अभी आपके माइंड में एक फ्रेम डाल रहा हूं कि जजमेंट किस तरह फ्रेम होता है। तो मैं सीआरपीसी में अगर बात करूं, मैं वहां आपसे बोलूं कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ट को ये सेक्शन है, तो आपको ये पता रहे कि हाँ सर ने ये कल डिस्कस किया था। ओके, और मैं आपसे बोलूं कि ये जो सेक्शन है पैरा 1 में, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 में यूज होगा, तो आपको ये पता रहे कि हाँ ये उस पैरा के बारे में बात हो रही है। ओके, तो अभिलाषा ने मुझसे पूछा पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन का थोड़ा एक बार और रिपीट कर दूं, तो मैं यही कह रहा हूं कि पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन में जिस तरह हम सिविल में इशूज फ्रेम करते हैं, उसी तरह जजमेंट में पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन फ्रेम करते हैं। क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम आगे क्या करने वाले हैं। जब तक आपके पास होंगे, अगर आपको नहीं पता मुझे सिविल जज की प्रिपरेशन करना है या सिविल जज एग्जाम देना है, तो आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। ना तो आप उसके से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ना तो आप उनके बेयरक्ट्स लाएंगे मार्केट से, आपको कुछ पता ही नहीं, आपको सिलेबस भी नहीं पता, क्योंकि आपको यही नहीं पता जो सिविल जज बनना है। अगर आपको ये पता है, सबसे पहले जो भी एस्पिरेंट्स अभी हैं सिविल जज के हमारे सामने, और आप में से सभी लोग जो ये पढ़ रहे हैं क्रिमिनल जजमेंट, वो क्यों पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि आप एक सिविल जज का एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं। अब उसमें क्या है, एग्जाम देने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। आपको पहले प्रीलिम्स, फिर आपको मेंस, आपको उसके बाद मेरिट लिस्ट में आपका, तब आप सिलेक्टेड। सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज क्या, सर ब्रेक हो रही है आवाज, आई थिंक ड्यू टू नेटवर्क। यस यस यस, नेटवर्क इशू। अभी क्लियर है, अभी मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस, अभी क्लियर है। ओके नाउ ओके, थैंक यू। तो
यही है कि हमारे पास एक एम होना चाहिए कि हमें किस वे में अपना आगे स्टेप जो है वो लेना है, हमें आगे क्या काम करना है। तो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन इसीलिए फ्रेम किए जाते हैं कि हमें जजमेंट में क्या करना है, कौन अक्यूज्ड है, उसने क्या अपराध किया है और किस नेचर का अपराध किया है। तो उस नेचर से जो भी 294 किया है या 323 किया है या 506 किया है, 403, 405, तो ये जो सारे ऑफेंसेस हैं, कुछ भी ऑफेंस उसने किया है, उस सब में हर एक अपराध के एक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि 294 के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, पब्लिक प्लेस होना चाहिए, ये सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये है पॉइंट, और क्या होना चाहिए, उसने अब्यूज किया हो, है ना, ही हैज अटर्ड जो भी है फिल्दी लैंग्वेज और अब्यूज टू द कंप्लेनेंट और द विक्टिम, उसने उसको गाली गलौज किया हो, ऐसा कुछ बोला हो जिससे उसको क्षति पहुंचे। तो क्या है कि ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये आपको पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन में लिखना पड़ेगा, वेदर द अक्यूज्ड हैज कमिटेड दिस ऑफेंस और दिस एक्ट और अब्यूज्ड टू द कंप्लेनेंट एट दिस टाइम प्लेस और जो भी डेट है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये पता होगा कि हम पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन में क्या करने जा रहे हैं। तो मैंने 294 का पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन बनाया। अब मुझे पता है मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें 3 एलिमेंट सर्च करने। तो इन 3 एलिमेंट से रिलेटेड जो भी एविडेंस मेरे पास आया होगा, जो भी विटनेस स्टेटमेंट दिया होगा, तो उन सबको मैं अपने जजमेंट में डिस्कस करूंगा। इसलिए पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन बनाया जाता है। अभी कोई डाउट है पैरा 5 में? एनी स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी। नो सर। ओके गुड। उसके बाद आता है पैरा 6। पैरा 6 में क्या है? पैरा 6 में कुछ नहीं, आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि वही जो मैंने प्रिंसिपल आपको बताया था अभी, कि अक्यूज्ड को जब तक कि वो कन्विक्ट नहीं हो जाता तब तक उसे एक इनोसेंट पर्सन प्रिज्यूम किया जाएगा, एक इनोसेंट पर्सन माना जाएगा, एक भोला भाला व्यक्ति माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, क्योंकि आप किसी को ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपने ये देखा होगा सब कुछ जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है हमारे इंडिया में, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21, आप कुछ भी, और एज पर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें। और इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि अक्यूज्ड पर्सन को इनोसेंट क्यों समझा जाता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में जितनी भी बॉडीज हैं वो सारी स्टेट की बॉडीज हैं। प्रोसिक्यूशन किसका है? स्टेट का। जज वहां पर बैठे हैं वो कौन है? वो भी स्टेट के हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट, और जो भी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशन का एम भी है टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, माना, पर फिर भी कहीं ना कहीं अपॉइंट कौन करता है जज को? अगर हम जुडिशरी बात करें, लोअर जुडिशरी की, तो गवर्नर उसे अपॉइंट करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट। हायर जुडिशरी की बात करें तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो कहीं ना कहीं है तो वो स्टेट की बॉडी ना। तो जज भी स्टेट के, ओके, आपका प्रोसिक्यूशन भी स्टेट का, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी स्टेट का, सारी बॉडीज स्टेट की। तो उस अक्यूज्ड के फेवर में कौन? जब किसी व्यक्ति को चारों तरफ से अगर कोई जानवर घेर ले तो वो उसके पास क्या बचा हो, ये बताइए आप। या जो भी है, उसने, कोई व्यक्ति है, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि अक्यूज्ड पर्सन है, वो एक इनोसेंट प्रिजम्पशन इसलिए लगाया जाता है कि उसके अगेंस्ट में जितनी भी बॉडीज है वो सब स्टेट की बॉडीज है। इसलिए स्टेट को प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट के ऊपर होता है कि आप इसको प्रूफ कीजिए, वो भी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। क्योंकि हम ये नहीं मान सकते कि आप एक सेंटेंस कोर्ट के सामने कह दें और कोर्ट उसे डिसाइड कर दे कि हाँ ही हैज कमिटेड दिस ऑफेंस एंड पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन और अंडर सच लॉ एंड हेल्ड गिल्टी एंड द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, और उसे कितनी भी सजा है वो सुना के और ये हो गया काम। ऐसे नहीं होगा। उसके अगेंस्ट में पूरी प्रोसीजर है, वो सारा ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ होगी। और
जो भी है अक्यूज्ड को इनोसेंट समझा जाएगा। इसलिए समझा जाएगा क्योंकि सारी बॉडीज उसके अगेंस्ट में सब कुछ स्टेट का है, वो एक निहत्था हो गया है वहां पर, मतलब उसके पास में कोई हथियार नहीं है, तो वो कैसे अपने को बचा सकता है। तो उसके बचाव में सबसे बड़ा यही एक प्रिंसिपल निकाला क्रिमिनल लॉ ने कि उसे इनोसेंट समझा जाए, और वो अपने अगेंस्ट में या अपने फेवर में अभी कुछ नहीं कहेगा, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। सबसे पहले स्टेट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि सर या रिस्पेक्टिव स्टेट आप प्रूव करिए बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, सभी शंकाओं से परे, कि इस व्यक्ति ने इस समय इस स्थान पर इस तारीख इस डेट को ये ऑफेंस किया और इस पर्सन के अगेंस्ट में। तो ये एक लॉ, ये लॉ है, एक क्रिमिनल लॉ, सॉरी प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का, क्यों अक्यूज्ड को इनोसेंट समझा जाता है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस किया, समझ आया होगा आई होप। उसके बाद पैरा 6 में आप सभी कुछ सारे PW1, PW2, PW3 ये आप नोट कर लीजिए। जितने भी प्रोसिक्यूशन विटनेस होते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पर है, तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन पर है बर्डन ऑफ प्रूफ, तो प्रोसिक्यूशन के विटनेस एग्जामिन होंगे। ये क्रिमिनल लॉ में बता रहा हूं मैं आपको, एक आप नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेस एग्जामिन होंगे जब तक कि कोई एक्सेप्शन ना हो, और एक्सेप्शन कब होता है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कब प्रोसिक्यूशन पर पहले बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता, कब अक्यूज्ड पर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है, तो ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, जब ये सारी चीजें विस्तार से हम डिस्कस करेंगे, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस के इंट्रोडक्शन के बाद इसको मैं फिर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको, तब आपसे फिर से विस्तार से बात होगी। तो सिर्फ अभी यही शॉर्ट में कि जितने भी पीडब्ल्यूज हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 2 3 4 5 सारे आप पैरा 6 में मेंशन कर लेंगे, जिससे कि आपको बार बार क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत ना पड़े, और आपको वहीं पर एक आपके बैक ऑफ माइंड बैठ जाएगा। PW1 कौन था, कंप्लेनेंट, PW कौन था, आई विटनेस, PW3 कौन था, आईओ था, PW4 कौन था, डॉक्टर था। तो इस तरह आपके वहां पे आप ये मेंशन कर सकते हैं पीडब्ल्यूज वहीं उस पैरा में, किसमें, पैरा 6 में। फिर उन विटनेस ने क्या वहां पर दस्तावेज दिए, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए, क्या आर्टिकल्स दिए, वो भी आप वहीं मेंशन कर लें। एग्जिबिट P1, एग्जिबिट P2, एग्जिबिट P3, लाइक पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल एविडेंस, FIR, स्टेटमेंट्स एंड आर्टिकल्स लाइक एक्सरे रिपोर्ट और एक्सरेज, प्लेट्स ऑफ एक्सरेज एंड लाठी, गन, नाइफ, जिन हथियारों से हुआ है, अगर वो हथियार जब्त हुए हैं, है ना, तो अगर उन हथियारों की कस्टडी ली है पुलिस ने, तो ये सब कुछ आपको इसी पैरा में मेंशन कर देना है, पैरा नंबर 6 में। उसके बाद आता है पैरा नंबर 7। पैरा 6 में कोई डाउट है? एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी। पैरा 6 हमने डिस्कस कर लिया, किन किन बातों को हम डिस्कस करेंगे पैरा 6 में मैंने आपको बताया। नाउ कम टू पैरा 7, रिलेवेंसी एंड मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सर पैरा 6 में सर जो पैरा 5 में पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन है उनके रीजन डेटर दिए जाएंगे पैरा 6 में, ये भी कह सकते हैं क्या? रीजंस? यस सर। अभी रीजंस नहीं देना है। पैरा 5 जो है आपका पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, अभी आपको वहां रीजन पैरा 6 में नहीं देना है। पैरा 6 में आपको सबसे पहले एक प्रिंसिपल लिखना है, अक्यूज्ड पर्सन को इनोसेंट क्यों समझा जाता है या इनोसेंट है वो, कब तक, जब तक कि प्रोसिक्यूशन उसको बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूव ना कर दे। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन एज सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये लैंग्वेज आपको पैरा 6 में लिख देनी है। उसके बाद आता है आपके पीडब्ल्यूज। तो आप, मैं वहां इसलिए कह रहा हूं पीडब्ल्यूज मेंशन करना कि हम आगे विटनेस को एग्जामिन करेंगे, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन इफ पॉसिबल, और रिक्वायर्ड एंड री एग्जामिनेशन। तो हमें वहां पीडब्ल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पीडब्ल्यू कौन कौन है वहीं आप मेंशन कर लें, बार बार आपको पेज पलटने की जरूरत ना पड़े।
ये आपका टाइम वहां पर सेव करेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यस। ओके, एंड लास्ट वन इज आर्टिकल्स, और ये सब आपको मेंशन करना है पैरा 6 में। तो आपने पैरा 6 में क्या कर लिया, बर्डन ऑफ किस पर लाए है वो आपने बता दिया, आपके पास कितने विटनेस हैं वो आपने बता दिया, और उन विटनेस अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाए हैं वो भी आपने मेंशन कर दिया। तो अब जज जो भी है कॉपी चेक कर रहे हैं आपके, जो भी एग्जामिनर चेकर जो होगा वो आपकी कॉपी चेक करेगा, तो उसे पैरा 6 में ये सब दिख जाएगा कि इस व्यक्ति ने आगे ये क्या क्या डिस्कस करने जा रहा है, किस किस विटनेस के बारे में ये आगे डिस्कस करने जा रहा है, किन किन विटनेस को ये एग्जामिन करेगा, उनका एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा, क्रॉस एग्जामिन करेगा, या जो भी है। तो ये कौन कौन से विटनेस होंगे, तो उसकी लिस्ट उसने पैरा 6 में ही बता दी है ना। तो हमने उसे एक इजी, उसके सामने हमने उसे एक बहुत ही इजी वे में एक अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव होगा एक चेकर के सामने। वो ये देखेगा कि बच्चे ने सब कुछ यही मेंशन कर दिया है, आगे अब इसे पता है कि ये किस किस विटनेस को एग्जामिन करने जा रहा है, इसने सारी इंफॉर्मेशन यही बता दी। ओके, उसके बाद नाउ कम टू 7। पैरा 7 में हम बात करते हैं, अब जो पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन में है, संदीप जी पूछ रहे थे कि इनके रीजंस हम 6 में लिखेंगे क्या, ऐसा नहीं है। अब हम पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन में जो बात करेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स के जो ऑफेंस जो है, एसेंशियल एलिमेंट हैं उनको लेकर बात करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पैरा 6 के बाद 7 से हम विटनेस जो है हमारे पास PW 1 2 3 4 प्रोसिक्यूशन विटनेस, उनको एग्जामिन करने की स्टेज पैरा 7 से स्टार्ट हो जाती है। तो पैरा 7 में सबसे पहले हम एग्जामिन करते हैं कंप्लेनेंट को। कंप्लेनेंट को इसलिए कि क्या उसने जो कहा था 161 के स्टेटमेंट में या 154, अब किसमें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में। अब उसका एग्जामिनेशन चीफ होगा जज के सामने, क्योंकि वहां वो झूठ नहीं बोल सकता। अगर झूठ बोलता है जज के सामने तो आपको पता है 193 में वो कहीं ना कहीं पनिशेबल होगा आईपीसी। अब क्या है, और जो भी है उसका एग्जामिनेशन ओथ पर होगा, तो वहां जहां तक है उसे सच ही बोलना पड़ेगा जज के सामने। तो उसने पहले जो कहा और अभी वो बोल रहा है, इसको फिर क्या किया जाएगा, इसको कोरोबोरेट किया जाएगा इन स्टेटमेंट्स को, और कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे आगे चल के। तो फिर यहाँ पैरा 7 से होता है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस स्टार्ट। तो PW1 PW3 4 ये सब हम डिस्कस करेंगे पैरा 7 में। उसके बाद उसकी मार्शलिंग करेंगे। मार्शलिंग कैसे, मार्शलिंग यही है कि एक स्टेप बाय स्टेप आपका जजमेंट चले, स्टेप बाय स्टेप आप विटनेस को एग्जामिन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि आप किसको एग्जामिनेशन करेंगे, कंप्लेनेंट का। उसके बाद वहां पर डायरेक्ट एविडेंस कौन है, आई विटनेस कौन है, अगर आपकी प्रॉब्लम में ये सब दिया है तब बोल रहा हूं, वहां पर आई विटनेस कौन है, तो वो आपका सेकंड प्रोसिक्यूशन विटनेस होगा। थर्ड कौन होगा, फोर्थ फिफ्थ, अगर प्रॉब्लम में दिया है तो वो मेंशन लीजिए, और या फिर अगर नहीं दिया है तो आप ये देखिए घटना किस तरह घटी है और प्रोसिक्यूशन ने अपना काम किस तरह किया है, ये प्रॉब्लम में दिया रहता है। जैसे कि पुलिस आई, पुलिस ने साइट मैप फ्रेम किया, नक्शा मुआयना बनाया पुलिस ने, उसके बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट किया, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया, मेडिकल एग्जामिन में उसकी रिपोर्ट आया, तो जो भी है, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप में आपको ऐसा ही चलना है अपने जजमेंट में। सबसे पहले कंप्लेनेंट ने FIR लिखवाया, कंप्लेनेंट ने, तो FIR कंप्लेनेंट PW1 उसको डिस्कस किया, उसका एग्जामिन किया, फिर वो लोगों ने और या पुलिस लिखती है, वो पंचनामा बोलते हैं, उसे बताती है कि वो एक डायरेक्ट एविडेंस माना जाता है, और ऐसे उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो इस तरह ये इसका स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, मार्क्सिंग है। आगे एविडेंस का आएगा, सबसे सर पहले आवाज आपको, ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा।
What should I do? I think there is network mistake. Yes, sir. नेटवर्क यहाँ तो सही है. Now it's okay, sir. आगे बढ़ते हैं. ओके ओके ओके, थैंक यू. तो हमने प्रोसिक्यूशन विटनेस को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एग्जामिन किया. वो उन्होंने जो भी एविडेंस कोर्ट में दिए उनको भी एग्जामिन किया. और वो एविडेंस एडमिसिबल है कोर्ट में या नहीं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे उसके आगे वाले पैराग्राफ में, अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में. वहां देखेंगे कि ये जो विटनेस एविडेंस है वो एडमिसिबल है या नहीं है, या प्रूव्ड है या डिस्प्रूव है. प्रूव और डिस्प्रूव कब? पैरा 9 में, क्योंकि तब तक प्रोसिक्यूशन भी डिस्कस हो चुका होगा और डिफेंस भी डिस्कस हो चुका होगा और दोनों के एविडेंसेस भी आ चुके होंगे. और उन एविडेंस के आकर आप ये देख सकते हैं कि क्या प्रोसिक्यूशन ने अपना जो भी केस है वो प्रूव किया है या नहीं कर पाया है. तो ये आपको पैरा 9 में बात करना है. पैरा 8 में आपको डिफेंस की बात करना है, डिफेंस जो ही बोलेगा. उसके बाद आता है पैरा 10 जिसमें कन्विक्शन और एक्विटल. जब आप प्रूफ देख लेते हैं, डिस्प्रूफ देखते हैं, नॉट प्रूफ देखते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है वहां से अगर अपराध साबित हो गया है तो वो किसके अगेंस्ट में, या जो भी अक्यूज्ड के अगेंस्ट में अपराध साबित, कन्विक्शन ही हेल्ड करना है. हमें पता है अपराध साबित हुआ है. और अगर नहीं किया है, प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट अपराध साबित नहीं कर पाया है, तो उसे एक्विटल करना. सिंपल सा. अगर कन्विक्शन होता है तो आगे का ये पैराग्राफ्स हैं वो चलेंगे, और एक्विटल होता है तो आगे की जो स्टेज है वो कुछ भी नहीं चलेगा, आपका जजमेंट वहीं एंड हो जाएगा. अब कन्विक्शन अगर होता है तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं. पैरा 11 में आप 325, 360 और बेल बॉन्ड रिलीज के जो प्रोविजन है सीआरपीसी उनसे डील करेंगे. पैरा 12 में आप अक्यूज्ड पर्सन को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस आप उनको सुनेंगे. सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? क्योंकि शो नहीं हो रहा है. ये भी आप मुझे प्लीज कंफर्म करवा दीजिए करिए जब भी आपके सामने स्क्रीन नहीं आए ना, क्योंकि ब्लैंक बोर्ड तो आपके सामने नहीं रख सकता ना, इसलिए आप समझ जाया करिए. सर अब शो हो रहा है. जी जी जी. वो क्या है कि मुझे नहीं यहाँ कंफर्मेशन हो पाता है, तो इस वजह से अगर आपको स्क्रीन वहां शेयर नहीं हो रही है तो प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए करिए, है ना, इन्फॉर्म कर दीजिए. तो हम आते हैं पैरा 10 पर. हमने बात की कन्विक्शन और एक्विटल की. और पैरा 11 में अगर कन्विक्शन होता है तो 60 आपको मैं बताऊंगा इस सेक्शन में क्या है, जब तक कि अभी नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे. Sir, screen sharing, I think, creating problem in voice. Voice also. Now it's okay, sir. Without screen sharing, it's the voice is audible properly. Now the screen is visible to you, the PPT screen. Yes, sir. It is visible. Yes. And my voice is audible properly. Audible. Okay. तो पैरा 11 की बात कर रहा था मैं. 325, 360 सीआरपीसी के प्रोविजंस में डिस्कस करूंगा कल, आपका जो भी इंट्रोडक्शन है सीआरपीसी का उसमें. ओके. उसके बाद पैराग्राफ 12 है, हियर अक्यूज्ड पर्सन ऑन क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस. इसमें क्या होता है, अक्यूज्ड की तरफ से जो भी काउंसिल है, लर्नेड काउंसिल है, वो क्या करेंगे, वो एक कोर्ट से एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे कि सर अक्यूज्ड की ये कंडीशन है और घर में जो भी है अकेला है कमाने वाला, ही इज अलोन टू अर्न or to feed their family, and his wife is or he has 2 or 3 children, and जो भी है burden है उसके ऊपर उसके घर का, and also he has parents also, and parents are very old. तो ये सारी कंडीशंस हैं. तो ये आपका अक्यूज्ड का जो एडवोकेट है और काउंसिल है वो आपके अपने मजिस्ट्रेट या कोर्ट में प्रेयर कर रहा है कि सर इसका जो भी सेंटेंस है, अगर आप इसको ऑफेंस में अगर 3 साल की सजा है और अगर आप इसको 2 साल 2.5 साल दे रहे हैं या 3 साल भी दे रहे हैं,
तो प्लीज इसे 6 महीने या 10 महीने इतना कर दीजिए, क्योंकि इस तरह इसकी ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं। तो ये जो है ये डिस्कशन होता है जब भी मजिस्ट्रेट है अक्यूज्ड को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर हियर करता है। तो ये वहां का है, तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे आगे। नाउ पैरा 13 टेबल ऑफ सेंटेंस। तो इस टेबल ऑफ सेंटेंस में आपके 5 से 6 कॉलम होते हैं, उसमें सीरियल नंबर एंड द नेम ऑफ ऑफेंस एंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड इट इज पनिशेबल, ये भी आपको लिखना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस लिखना पड़ता है, एंड उसके बाद आपने क्या उसको कन्विक्ट किया है, अमाउंट ऑफ सेंटेंस कितना दिया है, सेंटेंस रिलेटेड टू इम्प्रिजनमेंट और सेंटेंस रिलेटेड टू फाइन, तो आप क्या दे रहे हैं, और बोथ, अगर आप दोनों भी दे रहे हैं तो वो भी मेंशन करना है। और उसके बाद इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, उसमें आप कितना इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं ये भी मेंशन करना है। तो पूरी टेबल आपके सामने मैं बना के बताऊंगा और आपको पूरा उसमें प्रॉपर डिस्कस करूंगा। लोगों को बुक्स में टेबल मिलती है, पर टेबल्स में कहाँ से प्रोविजन किस तरह ये आया है और क्या लिखना है हमें, इसमें क्या मेंशन करना है, तो ये सब हम भूल जाते हैं। माई वॉइस इज ऑडिबल, प्लीज कंफर्म मी। यस सर, हाँ, ऑडिबल। क्योंकि मुझे बीच में बिल्कुल कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि पता चला कि मैं बोल रहा हूँ और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नाउ द कम टू पैराग्राफ 14 एंड दैट इज ऑपरेटिव पार्ट। ओके, तो ऑपरेटिव पार्ट में मैं अब यहाँ पर स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ। ओके, आई एम नॉट शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। Here, so am I visible to you? Yes sir. Okay, good. अब मैं आपको ऑपरेटिव पैराग्राफ के बारे में बात करता हूँ। लास्ट जो पैराग्राफ्स हैं आफ्टर पैरा 14, जो कि ऑपरेटिव पार्ट्स के बारे में बात करते हैं जजमेंट के। जजमेंट की बॉडी भी कहीं ना कहीं 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। तो फर्स्ट पार्ट है कि आपको एक इंट्रोडक्शन देना है जजमेंट का, कि कौन अक्यूज्ड है और उसने क्या ऑफेंस किया है, प्रोसिक्यूशन केस का क्या स्टोरी है और अक्यूज ने क्या बोला एक्सप्लेनेशन में। ये कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन है एक जजमेंट का, आप क्या करने जा रहे हैं। ओके, उसके बाद मेन बॉडी आती है आपके पैराग्राफ 5 से लेकर टिल द स्टार्ट ऑफ और टिल द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेटिव पैरा। तो ये पूरा एक मेन बॉडी रहती है जजमेंट की, जिसमें क्या क्या आता है, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन and the marshalling of evidence or discussion about the witness, examination of witness, marshalling of evidence and appreciation of evidence, and the examination of prosecution witness, examination of defense witness। उसके बाद proof, not proof, disproof क्या है offense वो, और acquittal और conviction, or whether you are going to deal with section 325 CRPC or the provisions related to probation। Then after hearing the accused person on question of sentence and then table of sentence। तो इतना जो पार्ट है ये एक मेन बॉडी है जजमेंट की। तो जजमेंट को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। द फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम पैरा 1 टू पैरा 4, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ जजमेंट। ओके, एंड द सेकेंड पार्ट इज मेन बॉडी ऑफ जजमेंट फ्रॉम पैरा 5 टिल द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेटिव पार्ट। ये मेन बॉडी है आपके जजमेंट की। उसके बाद ऑपरेटिव पार्ट, लास्ट का जो पार्ट रहेगा, उसमें आपको सिर्फ फॉर्मेलिटीज करनी है। आपने ये डिसाइड कर दिया कि अक्यूज एक्विटल है या कन्विक्टेड है, तो उसके बाद में आपको फॉर्मेलिटीज करनी है। इफ ही इज कन्विक्टेड पर्सन और इफ ही इज एक्विटल, देन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बी मेंशन्ड इन ऑपरेटिव पैरा। तो आपको क्या क्या ऑपरेटिव पैरा में लिखना है ये आप वहां मेंशन कर सकते हैं, और हम करेंगे जजमेंट में अगर कन्विक्शन होता है और एक्विटल होता है तब। तो जजमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और अब मैं आपसे ऑपरेटिव पार्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं। ऑपरेटिव पार्ट में हम क्या क्या देखेंगे।
तो ऑपरेटिव पार्ट में सबसे पहले जब भी टेबल ऑफ सेंटेंस होगा उसके बाद से ऑपरेटिव पार्ट स्टार्ट होता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि अक्यूज्ड पर्सन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन अगर नहीं करता है और उसे जो सेंटेंस दिया है एज पर सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी, तो वो वहां आपको मेंशन करना है कि वहां हम आपको इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन हम आपको सेंटेंस इतना दिया है और दैट सेंटेंस शैल रन इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने उसे ऑफेंस में 6 महीने की सजा दी और उससे बोला कि 500 रुपए जुर्माना कन्विक्टेड पर्सन पर, और ये बोला जुर्माना ना देने की दशा में इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ऑफ ₹500, है ना। तो आपको क्या किया जाएगा, आपको इम्प्रिजन किया जाएगा और आपको इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में 15 डेज सिंपल इम्प्रिजनमेंट आपको जेल में रहना पड़ेगा। अगर मैंने ये ऑर्डर में अपने लिख दिया तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि वो जो सेंटेंस है 15 डेज का वो इन एडिशन टू होगा सब्सटेंटिव सेंटेंस। ये कौन सा प्रोविजन कहता है सीआरपीसी का? सेक्शन 30। उसके बाद सेक्शन 31 है कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में एक से ज्यादा ऑफेंस है और उसे सजा हुई है तो आप उसे कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं। उसके बाद कॉम्पनसेशन का प्रोविजंस है 357 में कि अक्यूज्ड को कितना कॉम्पनसेशन देना है और कितने समय के अंदर देना है। ओके, कितना देना है ये आप टेबल ऑफ सेंटेंस में लिख देंगे, पर कितने समय के अंदर देना है ये आप ऑपरेटिव पार्ट में लिखेंगे। ओके, और 428 का एक जो है सर्टिफिकेट फ्रेम होगा 428 सीआरपीसी का कि वो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के टाइम, ट्रायल के टाइम और इंक्वायरी के टाइम कितने दिन जेल में रहा, ये भी आपको वहां मेंशन करना है। क्योंकि आप अगर उसे 6 महीने पनिशमेंट देने जा रहे हैं और 2 महीने वो पहले ही अपने जेल में काट चुका है तो ऐसा नहीं है कि उसे फिर से और 6 महीने जेल में काटने पड़े, है ना। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट में है। आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके भी अगेंस्ट में है। इसीलिए हम ये मेंशन करते हैं कि एक व्यक्ति को एक अपराध में अगर इतनी सजा है उससे ज्यादा वो ना भुगताई जाए, इसलिए 428 का सर्टिफिकेट फ्रेम किया जाता है। और फिर आता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर उस व्यक्ति के पास से कोई बाइक या कोई लाठी या कोई ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफेंस या वेपन कह सकते हैं, अगर कुछ रिकवर हुआ है अक्यूज से। हेलो, हैव यू एनी डाउट, एनीवन ऑफ यू? नो सर। ओके, देन उसके ये तो था आपका ऑपरेटिव पार्ट, और उसमें मैं लास्ट में बता रहा हूँ आपको डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का कुछ है ऐसा कि प्रॉपर्टी रिकवर हुई है एक्यूजेशन से, तो उसको आप कैसे डिस्पोज किया जाए, क्या ऑर्डर करेगा कोर्ट। आपने ड्यूरिंग ट्रायल और इंक्वायरी आपने क्या उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कर दिया था, और आपने अगर नहीं किया तब आपको एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन आपको उसके बारे में क्या ऑर्डर करना है, वो प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में जानी चाहिए या कौन उसका ओनर है या जो भी है, तो वो आप वहां पर उसको एक ऑर्डर कर सकते हैं डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का। वो प्रॉपर्टी किस किस तरह डिस्पोज हो सकती है उसके लिए आप 451 ऑफ सीआरपीसी पढ़ सकते हैं, है ना। उसको नष्ट किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, उसको कॉन्फिस्केट किया जाए या उसको डिलीवर्ड किया जाए टू द राइटफुल क्लेमेंट। तो ये वहां पर 3 वर्ड यूज हुए हैं, तो वो आप 451 सीआरपीसी को रेफर करें डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। यही ऑपरेटिव पार्ट में 5 से 6 जो सेक्शंस हैं वही मेंशन करना है। बुक्स में दुनिया भर के सेक्शन दिए गए हैं जिनका कोई यूज नहीं है, कोई जरूरत नहीं है वहां पर। आप ये सोचते हैं कि हम जितने प्रोविजंस डालेंगे, जितना बड़ा हम खुद का लॉ दिखाएंगे, हमारा जजमेंट उतना अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। आप ये सोचेंगे अगर मैं जितने प्रोविजंस डालूंगा, जितना एक्स्ट्रा उसमें इंक्लूड करूंगा, तो आप कहीं ना कहीं अपना जजमेंट पूरा लिखने से ही हाथ धो बैठेंगे, आपका पूरा जजमेंट ही कंप्लीट नहीं होगा। और उसके बाद आता है आपका लेफ्ट हैंड में आपका जजमेंट जो भी है, जजमेंट इज रिटन बाय
me or written by JMFC and the pronounced in an open court and dated and signed और seal जो भी है कोर्ट का नाम, और राइट हैंड में भी आपका सील एंड साइन और जजमेंट का नाम। तो ये आपकी एक बॉडी थी, फ्रेम था एक आपका जजमेंट का। आज इस फ्रेमिंग ऑफ जजमेंट में कहीं आपको कुछ डाउट क्रिएट हुआ हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, या वे ऑफ टीचिंग से अगर आपको कुछ इशू हो, या जो भी आप सजेशन हो आपका, तो वो आप मुझसे अभी डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास कुछ आई थिंक 15 मिनट्स, वी हैव 15 to 16 मिनट्स लेफ्ट। तो अगर आपको इस जनरल एक आपका डिस्कशन है, अगर आपको कुछ करना है, कुछ बोलना है, मुझसे शेयर करना है, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। सर जजमेंट राइटिंग पे कितनी क्लासेस होंगी, बोथ क्रिमिनल एंड सिविल? ये हमारा भी प्लान है इसका अप टू 60 क्लासेस। 60 classes. जी। Okay. And so what will be the fee for that? Fee structure I think we have provided on our group, but if you are not aware, then the fees of your crash course, if you join our crash course, then the 5,000 for crash course, and if you join the judgment writing, then 5,000 for judgment writing. The crash course doesn't include judgment writing? No. Is it separate to judgment writing? It is separate. क्योंकि आपको यहाँ जजमेंट जो है, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला, स्पून फीडिंग करूंगा मैं आपको, और आपको एक एक पैराग्राफ आपको डिस्कस करूंगा जो भी क्वेरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार आपको डिस्कस कर दिया और आपको बोल दिया कि जाइए होमवर्क करिए और आप लिखिए जजमेंट, ऐसे आप नहीं कर सकते। क्योंकि आपका जजमेंट अटेंड करना और ना करना वो सब बराबर हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको इतना अश्योर करवा रहा हूँ कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम होगी तो आपका माइंड इतना डेवलप होना चाहिए कि मैं अपना जजमेंट कैसे स्टार्ट करूं, इसमें क्या क्या चार्ज फ्रेम करने हैं, आपको वहाँ लैंग्वेज भी याद होनी चाहिए, और आप वहाँ ये कंफ्यूज ना हो क्योंकि 323 लगेगा या 324 लगेगा या 325 में जा रहा है, सिंपल हर्ट है या ग्रीवियस हर्ट है, गाली गलौज दी है, 294 लगना है या नहीं लगना है, रीड विथ 34 लगना है या विदाउट 34 लगना है ना। और आपको सबसे ज्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स में सेक्शन 451 और 452 ऑफ आईपीसी, 451, 457 ऑफ आईपीसी, 457, 458 ऑफ आईपीसी। ये आप जब जजमेंट करेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तब आपको डाउट आएगा, जजमेंट करेंगे तब, और जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें भी डाउट आता है। तो इस तरह की आपकी माइनर जो भी इश्यूज हैं ये सब आपसे डिस्कस किए जाएंगे, तो इसमें हमें समय लगेगा, है ना। जी सर। जी, इसीलिए आपको पूरा सर डेली 1 आवर क्लास होगा? हाँ, 1 to 1.5 आवर। जैसे मेरा हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट रहेगा, वो ऑब्जेक्ट अगर 1 घंटे में 1.5 घंटे में जैसे ही पूरा होता है वो आपका टाइम है क्लास का, है ना सर। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकते हैं, जैसे किसी भी कारण से हम नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो? मैम रिकॉर्डेड लेक्चर ऐसे मैं प्रोवाइड की अभी पॉलिसी नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर हमने रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है वो लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करेगा, और लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करेगा फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेगा तो उसको डाउट क्रिएट होंगे तो वो फिर हमसे क्वेरी पूछेगा। वो कौन सी क्वेरीज होंगी? जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके होंगे क्लास में। अगर आप लाइव लेक्चर लेते हैं तो इट इज बेटर देन टू एब्सेंट इन द लाइव लेक्चर और टेक द रिकॉर्डेड लेक्चर। बट कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है आपके सामने, फिर आप हमें इन्फॉर्म करिए और जैसा भी होगा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके सर। हाँ, तो इसीलिए भी पॉलिसी में नहीं है रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करवाना। तो अगर ऐसा रहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी स्टूडेंट को ऐसा कुछ एब्सेंट से कुछ मतलब ऐसा लॉस हो कि उसे पता ही ना चले, और ये सब नहीं है, अभी इस तरह की मेंटालिटी नहीं है। ओके, थैंक यू सर। इसके बाद नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा? सुबह मंगल आज
नेक्स्ट बैच स्टार्ट कब होगा विद रिलेटेड टू जजमेंट राइटिंग और क्रैश कोर्स? प्लीज मे यू कंफर्म मी शुभी, प्लीज मे यू कंफर्म मी। जजमेंट राइटिंग, मैम जजमेंट राइटिंग मैं आप सबको बता दूं, जजमेंट राइटिंग का लेक्चर कल भी है फ्रॉम 6 PM ओके टू 7:30। उसके बाद डे आफ्टर टुमारो हमारा मॉर्निंग में फ्रॉम 10 to 11:30 लेक्चर रहेगा। ओके कल भी डेमो क्लास रहेगी? हाँ कल भी डेमो क्लास है, डे आफ्टर टुमारो 3 फ्री डेमो क्लासेस हैं। ओके और आपके साथ में अगर कोई व्यक्ति है और उसे जरूरत है बहुत ही नॉमिनल फी में अगर जजमेंट पढ़ने की, तो प्लीज आप उसे भी इन्फॉर्म करिए और आप उसे भी ज्वाइन करवा सकते हैं। ओके श्योर सर। जी जी शुभी, ओके थैंक यू। दीपक, महिमा, त्रिपाठी, संदीप एंड अभिलाषा, अभिषेक, यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। नो सर। ओके अभिषेक, Deepak, with related to any issue, with related to today's class, with related to fee, with related to further lectures? No sir. Okay, thank you. तो I think we should leave. अभी आज की क्लास में कुछ अगर आपको ऐसा लगा हो, समझ नहीं आया या कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज शेयर कीजिए, है ना, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम आगे। इसमें आपको कोई भी झिझकने की जरूरत नहीं है या जो भी है ना। यस सर, थैंक यू सर। ओके तो आप कल भी हमारी क्लास फ्रॉम 6 PM ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लेक्चर और जो भी लिंक है आपको ऐप में मिल जाएगी। जिस तरह आप आज जुड़े हैं उसी तरह आप कल भी जुड़ सकते हैं। ओके अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास में अगर आप रहेंगे तो आपको आगे के जो फर्दर लेक्चर्स हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। इसलिए मैंने अपने मैसेज में डाला था, if you know the importance of first lecture then attend the today's lecture। okay यस सर। जो भी है अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास में रहें और अगर और किसी व्यक्ति को आप जानते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो उन्हें भी आप इंट्रोडक्शन क्लास में ही अगर अटेंड करवाते हैं क्लास या कोई भी करता है तो आई थिंक इट इज बेटर टू हिम और हर। ओके थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर and listening me carefully। okay take care yourself, we will meet tomorrow at 7 PM, oh sorry 6 PM। okay Okay sir। thank you, bye bye।